नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री अक्षरा एजुकेशन सेंटर से एक बार फिर साइंस की क्लास लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आगे के जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं उनके बारे में। तो जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन हुआ था हमें अच्छे से मालूम है। जिन लोगों ने लिख लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं लिखा है वो क्लासेस जो है देखकर लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो हमें ABCDE 5 सॉल्यूशंस दिए हुए थे और उनके pH वैल्यूज़ दिए थे, जिन्हें हमें कैटेगराइज करना था। बेस, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल, इन सारे कुछ हमें कैटेगरीज दी हुई थी, उनमें उन्हें कैटेगराइज करना था। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास A, B जो है दो मैग्नीशियम के टुकड़े हैं, पट्टी है एक प्रकार से कहना चाहिए, और उन दोनों A और B जो मैग्नीशियम है, ये मान लीजिए A मैग्नीशियम है और ये B मैग्नीशियम के हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं कह सकते हैं, जिसे हम A जो है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन में एक बार देख लूँ, वो HCl से रिएक्ट करती है और एक जो है एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि दोनों में ही, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में है ना, तो दोनों में ही किस में रिएक्शन ज़्यादा फास्टली होती है, किस में जो है, हिंदी में जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर फ्रिजल सिजल जो भी लिखा हुआ है, मेरे पास हिंदी की बुक है, तो उसमें बुदबुदाहट ज़्यादा होती है या रिएक्शन फास्टली होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए भाई, ये भी मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम है और ये दोनों एसिड्स हैं, लेकिन कोई भी मेटल फास्टली, मेटल या नॉन मेटल फास्टली किससे रिएक्ट करेगा? तो हमें अच्छे से मालूम है कि कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होगा उससे जो है फास्टली रिएक्ट कर सकता है कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल या कोई भी अदर कंपाउंड या सब्सटेंस हम लेते हैं। तो HCl और CH3COOH में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए जो Mg है वो HCl से इजीली फास्टली रिएक्ट करेगा और जो वहाँ पर आवाज़ लिखी हुई है बुदबुदाहट की या सिजल की आप लोग बुक में देख लीजिएगा, वो प्रोड्यूस करेगा फास्टली किसके साथ? HCl के साथ। तो भाई हम यहाँ पर आंसर क्या लिखने वाले हैं? हम आंसर लिखने वाले हैं when magnesium reacts with HCl it reacts fastly and easily because HCl is in concentration form and it is stronger acid than CH3COOH। ओके, सिंपल सा आंसर है कि भाई HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जल्दी और फास्टली इजीली रिएक्ट करेगा। ठीक, तो ये था इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमारे। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भाई फ्रेश मिल्क जिसका pH वैल्यू 6 है, यदि वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसके pH वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे, है ना। हमारे पास फ्रेश मिल्क है जिसका pH वैल्यू है 6। अब ये कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में यानी दही में। अब हमें मालूम है कि भाई मिल्क का pH वैल्यू 6 है, मतलब वीक एसिड फॉर्म में है मिल्क, ठीक है ना। बट यदि अगर हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं या मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो वीक से स्ट्रॉन्ग के तरफ जो है वो मूव कर रही है ना। क्यों? क्योंकि कर्ड जो है वो भी एसिड है
वो भी एक एसिडिक फॉर्म है, बट वो मिल्क से स्ट्रॉन्गर है। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक की बात अपन करते हैं तो जो कर्ड है वो इन कंपैरिजन टू मिल्क एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मतलब अब क्वेश्चन में क्या पूछना जा रहा है कि भाई यदि ये जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके पीएच वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं। तो सिंपल है इसका आंसर कि pH value of fresh milk is 6, but when the milk is converted into curd, its pH value reduces। उसकी जो pH value है वो reduce हो जाती है, कम हो जाती है ना। its pH value reduces because curd is more stronger acid characteristics या property than milk। ओके समझ गए आप। मतलब कि कर्ड या दही की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो मिल्क से स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए वो जो 6 की वैल्यू है वो रिड्यूस होगी, मतलब कम होगी, क्योंकि हमें मालूम है पीएच वैल्यू जितनी कम होगी एसिड जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सिंपल आंसर है बिल्कुल। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने पहले ही बोला है आपको समझ कर लिखना है। आंसर मैं आपको लिखवा सकता हूँ लेकिन उससे बहुत कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 10th क्लास में है हम, तो समझ कर लिखिए। मैं आपको इंग्लिश में भी आंसर बोल रहा हूँ लेकिन आंसर आपको समझ कर ही लिखना है। चले नेक्स्ट है भाई, एक मिल्क मैन है जो कि मिल्क में बेकिंग सोडा मिक्स करता है। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये फ्रेश मिल्क जिसका पीएच वैल्यू 6 होता है ना, उसमें यदि बेकिंग सोडा मिक्स किया तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी एसिडिक, मिल्क 6 है मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी है, वो एल्केलाइन क्यों हो गई। एल्केलाइन दैट मीन्स कि बेसिक क्यों हो गई। फिर अब नेक्स्ट इसी में बी क्वेश्चन है, ये जो फ्रेश मिल्क था इसको कर्ड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। ये दो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ए क्वेश्चन की। ए जो उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर ए की बात कर लेते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है कि भाई फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू 6 है और उसमें यदि बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक क्यों हो जाती है। तो अब देखिएगा आंसर समझ लीजिए, मिल्क पीएच वैल्यू 6। ओके, अब हम इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, हम इसमें मिक्स कर रहे हैं बेकिंग सोडा। अब भाई हम बेकिंग सोडा मिक्स कर रहे हैं। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है एक बेस होता है ना। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेस के थ्रू, बेस के जैसी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है ये। अब यदि हम एक वीक एसिड जिसका पीएच वैल्यू 6 है उसमें यदि हम कोई बेस मिक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बेकिंग सोडा मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 6 से, अब क्योंकि बेकिंग सोडा है इसका पीएच वैल्यू मोर देन 8, 9, 10 के आसपास हो सकता है। तो हम यदि 6 और ऐसे पीएच वैल्यू वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जो कि एक बेस है, तो वो क्या करेगा, मिल्क की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है या पीएच वैल्यू है उसको 6 से बढ़ा देगा। और 6 से जैसे ही ये पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो जो मिल्क का जो पीएच वैल्यू होगा वो मोर देन 7, मोर देन 8 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो एसिडिक जो नंबर है उससे ज़्यादा होकर बेस के तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इस वजह से जो मिल्क है वो एक एल्कलाइन फॉर्म में या बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग बेकिंग सोडा। तो भाई हम इसका आंसर क्या लिखेंगे देख लेते हैं हम। Since the pH value of fresh milk is 6, but after mixing baking soda, which is a basic in property, है ना, it converts the milk in base also.
ओके, है ना। ये जो बेकिंग सोडा है ये मिल्क को बेस में कन्वर्ट कर देता है, या उसका जो पीएच वैल्यू है वो एक बेस के जैसे हो जाता है। तो ये था इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल है, समझना इसे। अब मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेता हूं इसी क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोलता है कि भाई अब ये जो मिल्क है जिसका पीएच वैल्यू बढ़कर एक बेसिक प्रॉपर्टी के तरीके से हो गया है, तो ये जो है यदि इसको हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि एक फ्रेश मिल्क जिसका पीएच वैल्यू 6 है और एक और मिल्क जिसमें सोडा मिला हुआ है, बेकिंग सोडा मिला हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोडा मिक्स है इसमें, वो भी बेकिंग सोडा, इसका पीएच वैल्यू 8 के समथिंग है। अब एक हम टाइमिंग देखते हैं। मान लीजिए इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में 4 आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स या उससे ज़्यादा, ये मैंने एक ऐसे ही टाइम ले लिया है, ऐसे मन से कुछ भी टाइम ले लिया मैंने। लेकिन अब क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 6 है, मतलब ऑलरेडी ये एक एसिड फॉर्म में है, वीकेस्ट है बट है तो एसिडिक। बट ये मिल्क जो है जिसमें बेकिंग सोडा मिक्स है, इसका पीएच वैल्यू है 8, जो कि एसिडिक तो नहीं है, मतलब है बेसिक, भले वो वीकेस्ट हो बट है तो बेसिक। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि एक एसिडिक मिल्क को, जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, उसको कर्ड में कन्वर्ट होने में 4 आवर्स लगते हैं, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी का मिल्क है इसको मोर देन 4 आवर्स तो लगेंगे ही। हो सकता है कि 6 और मोर देन 6, मतलब यदि मैं एक मन से ही वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना, तो सिंपल सी बात है कि हमने भाई सोडा यहाँ मिक्स किया, इसकी पीएच वैल्यू 6 से इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एसिडिक फॉर्म जो था उसका वो चेंज हो गया, या तो वो 7 होगा, और 7 मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा मतलब 7 से ज़्यादा, दैट मीन्स कि वो बेसिक प्रॉपर्टी आ गई। अब उस बेसिक प्रॉपर्टी वाले मिल्क को कर्ड तक पहुँचने, मतलब कि उसका पीएच वैल्यू लेस देन 6 होने में ज़्यादा टाइम लगेगा उस मिल्क के कंपैरिजन में जिसका पीएच वैल्यू ऑलरेडी 6 है। सिंपल सी बात है, समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे भाई कि बिकॉज द फ्रेश मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा सो दैट इट्स पीएच वैल्यू इज लाइक अ बेस, so that its pH value is like a base, that is why it takes more times to convert into curd। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ वो जो है वो जा चुका है, इसलिए उसको कर्ड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसके बाद आप लिखेंगे इन कंपैरिजन टू द फ्रेश मिल्क विच हैज़ द पीएच वैल्यू ऑफ 6। ठीक है ना, फ्रेश मिल्क जिसकी पीएच वैल्यू 6 है वो इजीली और जल्दी से कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो बेसिक प्रॉपर्टी का मिल्क है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। दूध डेयरी में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी देर तक जो है वो मिल्क रखा रहता है, खुला रखा रहता है, जबकि हम यदि घर में यही चीज़ करते हैं तो खुला यदि रखते हैं, फ्रिज वगैरह में ना रखें, तो वो यदि मिल्क को हमने जो है पकाया नहीं है, पॉस्चराइज नहीं किया है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उससे जो स्मेल है वो आने लगती है। बट जो मिल्क मैन है या डेयरी वगैरह है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो बेकिंग सोडा है उसको मिक्स करके रखते हैं उसमें, जिससे जो उसका मिल्क फॉर्म में रहने का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, वो एसिडिक फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। 13th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको हमें एक ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जो कि कहना चाहिए पैक्ड हो, जहाँ पर जिसमें ह्यूमिडिटी ना जो है वो एंटर कर सके, या कहीं से भी वाटर एंटर ना कर सके, एयर एंटर ना कर सके, ऐसे जगह पर या ऐसे किसी आर्टिकल में, पॉट में
रखना चाहिए उसको। अच्छा क्यों है ऐसा? भाई हमें मालूम है कि मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक क्वेश्चन था या शायद समझाया है मैंने आपको पिछली क्लासेस में, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। फिलहाल हम इस आंसर की बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक पाउडर फॉर्म है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अगर कहीं से भी इसमें थोड़ा सा भी वाटर या कहना चाहिए जिसको ह्यूमिडिटी, नमी जो है अपने एनवायरनमेंट में वो भी आकर यदि उससे मिक्स होती है तो वो जो है कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने के बाद ये एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। अब जिप्सम हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कौन है? हमारे काम का है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यदि मान लीजिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाउडर फॉर्म में है उसे ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया है और वो यदि रिएक्ट कर लेता है एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी से, तो डेफिनेटली वो जो है वो डायरेक्टली जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हार्ड सब्सटेंस। अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। आप लोगों ने सीमेंट जो होती है वो उसके साथ भी यही सेम चीज़ देखी होगी कि यदि सीमेंट को आप रख दीजिए ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर जो है ओपन एक रूम हो, मान लीजिए वहाँ हमने रख दिया है उसको, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सेम चीज़ जो है वो किसके साथ होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। तो इसकी रिएक्शन मैंने आपको लास्ट बताई थी क्वेश्चन में, जो भी मैं बात कर रहा हूँ जिस क्वेश्चन की, तो ये रिएक्शन ये थी कि भाई CaSO4 हाफ H2O ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन यदि इसमें हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 into 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना। और ये क्या है? ये है जिप्सम। तो ये जिप्सम में ना कन्वर्ट हो पाए इसलिए हमें जो है इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए या ऐसे पॉट या ऐसे आर्टिकल में रखना चाहिए जो कि कैसा हो, ह्यूमिडिटी ना जाए, एयर टाइट हो जिसको अपन बोलते हैं, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो भाई अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे इंग्लिश में? ये सबसे बड़ी समस्या होती है कई लोगों के साथ। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ पाउडरी मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? पाउडरी मिक्सचर, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ह्यूमिडिटी और वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू जिप्सम। देन उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिखनी है, एंड दिस जिप्सम इज नॉट ऑफ आवर यूज, ये हमारी यूज की नहीं है। सो दैट फॉर प्रोटेक्टिंग this POP we have to keep this in airtight containers or any other pot or article which are airtight। ओके, तो ये था आंसर। और ये आंसर्स में जो बोल रहा हूँ ये मैं खुद की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो मुझे पता है वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा चुका हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप लोग। मैंने आप लोग को बताया था कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस एसिड और बेस के रिएक्शन में वाटर प्लस सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इस डेफिनेशन को और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा आपको, और आपको यदि लगता है कि आपने जो पहले से रिएक्शन लिखी हुई है वो इनकम्प्लीट सी है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसको। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच an acid reacts with a base, an acid reacts with a base and forms
salt and water as a product. Salt and water as a product. In this reaction, some amount of heat is also produced. ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका यदि एग्जाम्पल अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा हुआ है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि भाई मैंने एक बेस लिया है KOH और इसको मैं HCl के साथ मिक्स कर देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें ये है OH माइनस आयन और ये है H+ आयन। ये शो करता है कि ये एक बेस है और ये शो करता है कि ये एक एसिड है। अब इनके रिएक्शन के बाद देखिए क्या बनता है, ये K+ है, Cl- है, तो KCl+ ये प्लस और ये माइनस वाला रिएक्ट होगा तो ये आएगा H2O। तो ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो होती है एक एसिड और बेस की। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि आप लोगों को लगता है कि ये रिएक्शन आप लोगों को लिखना चाहिए तो बिल्कुल लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। भाई क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला है कि हमें जो है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, वॉशिंग और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग जानते हैं। वॉशिंग सोडा दैट मीन्स वो डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ अब किन किन चीज़ों में होना चाहिए। तो भाई वॉशिंग सोडा की जब हम बात करते हैं तो कुछ जो पेपर इंडस्ट्रीज़ होते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ जो है ना, या ग्लास इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। तो पहला क्या होगा इसका, इट इज़ यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। ये है पहला। अब देखिए वॉशिंग सोडा का यूज़ हम एक्चुअल में करते क्यों हैं। वॉशिंग सोडा का यूज़ हमें मालूम है कि हम कपड़े धोने के लिए करते हैं, बट क्यों वॉशिंग सोडा को ही कपड़े धोने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। भाई वॉशिंग सोडा की एक मेन प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है तो ये भी तो उसका एक यूज़ हुआ कि भाई क्योंकि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है ना, तो इसलिए हम कपड़े धो पाते हैं। तो इसका सेकंड क्या होगा, इट इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ड वाटर, मतलब इसका यूज़ जो है हार्ड वाटर को ट्रीट करने में किया जाता है। हार्ड वाटर को ट्रीट करके क्या बनाएंगे हम, सॉफ्ट वाटर ही बनाएंगे और क्या बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। चले बेकिंग सोडा की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए बेकिंग सोडा जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है। अब किन चीज़ों का मिक्सचर है, या बेकिंग पाउडर की मैं बात करता हूँ। बेकिंग पाउडर जो है वो दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। एक तो हमें मालूम है कि उसमें बेकिंग सोडा मिक्स किया जाता है ना, उसमें बेकिंग सोडा मिक्स किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर हमने बहुत सुना हुआ है नाम, बेकिंग पाउडर घर में यूज़ किया जाता है, केक वगैरह बनाते हैं आप, सुना हुआ है हमने। तो अब कहाँ पर यूज़ होगा, अब ये जो बेकिंग पाउडर है ये बेकरी आइटम्स जो होते हैं, मतलब ब्रेड है और जो केक्स वगैरह हैं उसको बनाने वाला जो एक कहना चाहिए इंडस्ट्री है उस, या उसको बेचने वाली जो शॉप है उसे हम बेकरी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन बेकरी आइटम्स और ब्रेड एंड केक। अब देखिए होता क्या है, जब इस बेकिंग सोडा की हम बात कर रहे हैं, जब इसको हीट ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको जब गर्म किया जाता है या इसको किसी चीज़ में मिक्स करके उसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो
प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो क्या होगा कि वो, जैसे मान लीजिए हम ब्रेड बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा डबल रोटी जो ब्रेड वगैरह होते हैं उसमें जो है वो बबल्स उठने लगते हैं। अब वो बबल्स क्या करेंगे, वो बबल्स जो है उसके, देखिए जैसे मान लीजिए ब्रेड है ना, जैसे रोटी है मान लीजिए, तो होगा क्या कि जो मैदा है, ब्रेड वगैरह किससे बनते हैं, मैदा से बनता है, ठीक है, वाइट फ्लोर बोलते हैं शायद उसको। तो अब क्या होगा भाई, फ्लोर है वो तो, लेकिन उसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बिकॉज ऑफ उसमें बेकिंग सोडा मिक्स है, तो जब उसको गर्म किया जाएगा, उससे कुछ एक शेप देकर उस मिक्सचर को, किसके, वाइट फ्लोर के मिक्सचर को जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा कि उसमें भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होगी और वो उसको फुलाकर एक जो है ब्रेड में कन्वर्ट कर देगी। तो ये यूज़ है भाई बेकिंग सोडा का। ये बेकिंग सोडा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो है जो वाइट राइस है, मैदे का आटा जो है वो ब्रेड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो भाई सिंपल सा मैं लिख देता हूँ आंसर। इट इज़ यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड एंड केक। ठीक है, ब्रेड और केक वगैरह में। अब देखिए भाई बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं हम। बेकिंग सोडा से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस आपको मालूम है कि ये फायर, जो आग लगी होती है उसको बुझाने का काम करती है। तो जो बेकिंग सोडा होगा वो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है ये, सेकेंड it is also used in fire extinguishers। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। अब एक दो यूजेस जो है वो आप लोग खुद भी जो है ढूंढ कर लिखेंगे यहाँ पर। ये मैंने मेन जो यूजेस हैं वो आपको बता दिए हैं। अब मैंने जैसे कि बोला था आप लोगों से कि मैं नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो फिज़िक्स का चैप्टर होगा, और बहुत मज़ा आएगा हमें फ़िज़िक्स का वो चैप्टर पढ़ने में, जो कि लाइट के बारे में है। तो फ़िलहाल आप इतना कंप्लीट कीजिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर उसके मेन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नीरज अग्निहोत्री, अक्षरा एजुकेशन सेंटर से। वर्क कंप्लीट करिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।